हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ आईसीसी। तुम लोगों का अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है एंड आई होप बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही अच्छा जा रहा है। ऑन योर 17th ऑफ मार्च 2023 यू हैव योर फिजिक्स पेपर, राइट? फिजिक्स का पेपर है ना, 17th मार्च 2023 इस दिन। तो फिजिक्स का हमने रिवीजन सीरीज ऑलरेडी बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, सारे चैप्टर्स को हमने किया है, लेकिन लाइट अभी भी हमारा बचा हुआ है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। लाइट का सबसे ज्यादा वेटेज है, तुम सभी लोगों को पता है। और आज हम लाइट इस यूनिट का रिवीजन हम करने वाले हैं। हम इसे तीन अलग अलग चैप्टर्स है लाइट यूनिट के, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस और रिफ्रैक्शन, और है थर्ड वाला स्पेक्ट्रम। तो हम टोटल इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 15 एमसीक्यूज करेंगे आउट ऑफ दोज 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 15 एमसीक्यूज और करेंगे, और फिर स्पेक्ट्रम का फिर से 15 एमसीक्यूज करेंगे। इससे हमारा 15 3 45, ये पूरे 45 एमसीक्यूज के साथ हमारा पूरा लाइट का यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आज का ये वीडियो रहेगा इस चैप्टर के ऊपर, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, जिसमें हमने बहुत ही रिसर्च करके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। लेकिन ये सिर्फ 15 एमसीक्यूज का ही डिस्कशन नहीं है, हर एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उस क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है, जिससे कि तुम्हारे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, एक्सप्लेन हो जाए, वैसे क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है विद ऑल द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड इलैबोरेटली। तो तुम्हारा अगर इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करना है तो आज का ये वीडियो विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट पूरा देखो, तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ लाइट कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही जल्द हम सेकेंड चैप्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस और फिर स्पेक्ट्रम का भी रिविजन का वीडियो हम ला रहे हैं। तो आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। For which angle of incidence the direction of light does not change when it passes from one medium to another? Let us read the question once again. For which angle of incidence the direction of light does not change when it passes from one medium to another? Okay, so we all know that whenever light ray passes from one medium to another, it will change its direction, isn't it? Suppose we have a rarer medium here and a denser medium here. So when a light ray is traveling from a rarer medium and it is moving to the denser medium, what will happen? It will bend towards the normal, right? This is something that we all know. So this is the angle of incidence formed. Okay, this line is the normal, right? Suppose I name it by n dash. So n dash is the normal. Normal के साथ incident ray ने कितना angle बनाया? That is I. So angle of incidence is this angle formed between normal and incident ray, and this is angle of refraction R. Okay, are you getting which angle I'm talking about? This angle. So this is R. So when light ray passes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, but it happens the opposite. Suppose we have a denser medium here and a rarer medium here, and the light ray is passing from denser to the rarer medium. Suppose this is the normal once again. Okay, so the light ray will now pass away from the normal. So it will not bend like this. It will bend like this, away from the normal. Normal se dur. So this is angle of incidence. This is angle of refraction. So you have to know that whenever light ray passes from rarer to denser, the angle of incidence is always more than angle of refraction. दिख रहा है ना? I बड़ा है, R छोटा है. And when it passes from denser to rarer, then I will be smaller than R. R बड़ा है, I छोटा है. These are important things to note. But there is one case when the angle of incidence is along the normal. ये normal है और normal के ऊपर ही angle of incidence भी है. I mean normal के ऊपर ही incident ray भी है. Normal के साथ coincide करता हुआ incident ray है. So after refraction it will pass undeviated. ये बिल्कुल ऐसे सीधा निकल जाएगा बिना किसी bending का. Isn't it? बिना किसी bending का. So the angle over here is 90 degree. तो क्या हमारा angle of incidence 90 degree है? बिल्कुल भी नहीं. You have to be careful that this is not the angle of incidence. ये जो 90 degrees बना है, ये incident ray और interface, the interface which separates the two media, उस interface के साथ ये angle बना है.
but what is angle of incidence? It is the angle between incident ray and normal. तो incident ray और normal के बीच कितना एंगल है यहाँ? तो clearly दिख रहा है ना कि incident ray और normal same line है. Incident ray is also this line, normal is also the same line. So the angle between incident ray and the normal is 0 degrees. तो यहाँ पर I हमारा 0 degrees है, R भी 0 degrees है. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्रीज होता है, then this is the situation where the light ray passes undeviated. ओके, तो इस चीज को ध्यान देना, गलती से 90 डिग्रीज मत लिख देना, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस समझकर ये गलती मत करना. ऑलराइट, सो 90 डिग्री विल नॉट बी द आंसर. 0 डिग्रीज इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू? The symbols have their usual meanings. Okay, so we have 4 different options, and we know this is a very easy, very commonly seen formula which we have studied in, which you people have also studied in the chapter sound in class 9th में पढ़े हो, फिर अभी 10th में light जब पढ़ रहे हो उसमें भी ये पढ़े हो, तो 9th में भी पढ़े हो. V equals to F lambda. You have heard this formula in 9th also. V is equal to F lambda. ओके, कई बार यहाँ तो डायरेक्टली तुम्हें ऑप्शन ए दिख रहा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. कई बार ये ऑप्शन न रहकर ऐसा भी लिखा हो सकता है f के टर्म्स में, f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, ऐसा मान लो है f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा. तो भी ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, इजंट इट? तो कोई भी ऑप्शन अलग अलग वेरिएबल्स को सब्जेक्ट बना के हो सकता है. जैसे यहाँ f को सब्जेक्ट बना के हो सकता है, लैम्डा को भी सब्जेक्ट बना के ये ऑप्शन हो सकता है, तब v अपॉन f हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑलराइट, तो हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, विच इज द डायरेक्ट फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. बड़ा इजी सा फॉर्मूला है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. सो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें पिकअप करना है. तो वी हैव टू रीड ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड देन वी हैव टू डिसाइड व्हिच इज द इनकरेक्ट वन. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. Is this statement correct? See, when a ray of light travels from rarer to denser, it bends towards the normal. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. अभी अभी मैंने बताया भी था, rarer से denser, see the first figure, जब वो जा रहा है it is bending towards the normal, isn't it? This is what I have just explained. तो इसलिए ये हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, and hence this is not our answer because we have to pick up the incorrect statement. When a ray of light passes from one medium to another such that the refractive index of both the medium is same, then the light passes undeviated. Okay, you see what is written over here. पहले इसको समझो. अगर हमारा एक, this is suppose the interface separating the two media. Okay, we have medium 1, we have another medium 2. okay, अगर मान लो ऐसा हुआ कि लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 के तरफ जा रहा है, दिस इज द नॉर्मल, एंड इट डिड नॉट डेविएट. डेविएट मतलब बेंड. इट पासेस अनडेविएटेड. ये बिना किसी डेविएशन का अनडेविएटेड पार हो जाए. ओके, तुम तो बोलोगे सर ऐसा तो होता नहीं है ना, यहाँ पर तो आपने बताया कि वो बेंड करेगा ही, बेंड करेगा ही. हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक स्पेशल केस में. स्पेशल केस में द रे कैन पास अनडेविएटेड. यू सी एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. इन दिस केस बोथ आर इक्वल. ऐसा लग रहा है मानो कि कोई मीडियम चेंज हुआ ही नहीं, लाइट रे अनडेविएटेड पास हो गया. ये किस केस में पॉसिबल है? ये एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शनल केस है. ये एक्सेप्शनल केस है. ये तब संभव है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बोथ आर इक्वल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम. देन इन दिस केस द लाइट रे विल पास अनडेविएटेड. तो एक क्वेश्चन यहां बन सकता है, तुम लोगों को मैं बता दूं कि कंडीशंस फॉर द लाइट रे टू पास अनडेविएटेड. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ लाइट रे to pass undeviated when it travels from
वन मीडियम, लिख लो ये सारे बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ लेकिन उसके साथ 10 चीजें और बता रहा हूँ, because each question is linked with a lot of other concepts and I will be touching all the different concepts while dealing a question. Okay, so इसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड ये बात भी है, conditions for a light ray to pass undeviated when it passes from one medium to another. किसी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है तो वो क्या क्या कंडीशंस है कि लाइट रे बिना किसी डेविएशन का जाएगा। तो अभी अभी हमने ये कंडीशन पढ़ा, कब, जब रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। तुम्हें इस तरह से सिंबॉलिक नहीं लिखना है, तुम्हें स्टेटमेंट में लिखना है दैट व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, जब लाइट रे बिना डेविएशन का पास कर जाएगा। और दूसरा कंडीशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, यहां पर भी देखो लाइट रे बिना किसी डेविएशन का पास किया, तो ये भी एक कंडीशन है ना, लाइट रे बिना डेविएशन का पास किया। कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्रीज। दीज आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर अ लाइट रे टू पास अनडेविएटेड। तो जो सेकंड ऑप्शन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to another such that the refractive index of both the media is same, the ray passes undeviated. This is also a correct statement and hence this is not our answer. We have to select the incorrect statement, right? अब हम थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, lateral displacement does not depend on angle of incidence, and this is an incorrect statement because lateral incorrect statement and hence this is our answer. This is our answer. Lateral displacement actually depends on angle of incidence. लेकिन lateral displacement होता क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं ये बोल देता हूँ। lateral displacement किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उनको भी मैं बोल देता हूँ। मैं पहले ही बोला हूँ हर एक क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो बातें, जो और कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो lateral displacement is related to रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में जब रिफ्रैक्शन होता है उस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, आई एम ड्रॉइंग अ ग्लास ब्लॉक। देखो यहाँ फिगर को ध्यान से देखो, आई हैव ड्रॉन अ ग्लास ब्लॉक, दिस इज नथिंग बट अ ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। ओके, नाउ लेट मी कंसिडर अ इंसिडेंट रे विच इज हिटिंग ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक। यहाँ पर हम नॉर्मल बना लिया हमने। ओके, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज आई। Alright, now we will draw the refracted ray and the refracted ray will obviously bend towards the normal, क्योंकि ये तो air था ना, which is a rarer medium. When it enters into glass, this is denser medium. तो denser medium में वो enter किया तो rarer से denser जाएगा तो towards the normal bend करेगा। Now see this point, इस point पर अब क्या हो रहा है कि फिर वो glass से air के तरफ जा रहा है, यहाँ air है बाहर में, this is all air, तो glass से फिर air में जा रहा है। That means from denser to rarer it is passing. So now this time it will bend away from the normal. So I have drawn the normal. It will bend away from the normal. But you have to be very careful while drawing the final emergent ray. इसको कितना bend करेंगे, इतना या इतना? Away from the normal तो bend करेगा, इतना, इतना, कितना? तो ये जरूरी ध्यान से हमें देखना है कि हमें इतना भर bend कराना है so that the initial incident ray and this final emergent ray they are parallel to each other. Initial incident ray का मतलब क्या है? I am talking about this line. This is the incident ray. तो ये जो initial incident ray है, इसको अगर हम सामने produce forward करें, इस तरह से सामने की तरफ produce किया, ओके, और इसको एग्जाम में एक्चुअली डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करना, तो मैं इसको डॉटेड बना लेता हूं बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअली अ रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इजंट इट? इंसिडेंट रे को बस मैंने इमेजिनरी एक लाइन से, डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस किया, तो उसके साथ ये रे पैरेलल होना चाहिए। अभी ये पैरेलल नहीं है, देख रहे हो ना, दिस रे लाइन एंड दिस लाइन इज नॉट पैरेलल, तो ये फिगर गलत है इसका मतलब। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये जो इमर्जेंट रे हम बनाएंगे इट शुड बी पैरेलल। अब देखो दोनों लाइन पैरेलल है, लग रहा है ना पैरेलल, तो हमें उतना बेंड कराना है अवे फ्रॉम द नॉर्मल सो दैट दिस इमर्जेंट रे, दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे, दिस इमर्जेंट रे and what is this dotted line? This dotted line is direction of incident ray, they are parallel। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, फिर से सुनो, ऐसा डायग्राम में होना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल अभी है तो फिगर करेक्ट है। अब इन दोनों लाइंस के
बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन कोई तुमसे पूछ दे तो तुम क्या बोलोगे? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, नाउ लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है तीन चीजों पर। एक तो ये आई पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। दूसरा थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक, उस पर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक। लेकिन यहां पर भी कंफ्यूज मत करना, कौन सा थिकनेस? एम आई टॉकिंग अबाउट दिस थिकनेस जिसको मैंने अभी रेड से शो किया, या फिर एम आई टॉकिंग अबाउट दिस ग्रीन वाला थिकनेस? ये भी तो थिकनेस है। तो थिकनेस इज दिस थिकनेस, ग्रीन वाला थिकनेस, नॉट द रेड वाला। रेड वाला इज नॉट द थिकनेस ऑन विच द lateral displacement depends। तो lateral displacement depends on this distance, this thickness, okay, इस पे डिपेंड करता है। ओके, ये है थिकनेस, जिस थिकनेस की मैं बात कर रहा हूं, lateral displacement इस पे डिपेंड करता है। And what is the third factor on which lateral displacement depends? It depends on the refractive index of the glass block। यहाँ जरूरी नहीं है कि ग्लास ब्लॉक ही होगा, कोई भी मीडियम हो सकता है कि एक प्लास्टिक का, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द ब्लॉक इज मेड अप ऑफ। ओके, रिफ्रैक्टिव, यहां हमने ग्लास ब्लॉक की बात की तो इसलिए मैं लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ब्लॉक। तो इन तीन चीजों पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। ओके, वन मोर थिंग, ये जो एंगल है ई, दिस एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे, isn't it? इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ई होता है। And I and E, they are always equal. Remember this. In case of a rectangular glass block, not in case of a triangular prism. Triangular prism में I और E हमेशा equal नहीं होता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Triangular prism में, are you getting my point? Triangular prism में I और E जरूरी नहीं है कि equal होगा। जैसे ये अगर हमारा इंसिडेंट रे है और अगर इस तरह से रिफ्रैक्शन हुआ कि रिफ्रैक्टेड रे बेस के साथ पैरेलल हो जाए, बेस ऑफ द प्रिज्म के साथ पैरेलल है, तो इस केस में फिर आई और ई इक्वल होगा। आई और ई इक्वल मतलब यहां पर नॉर्मल बना दिया तो ये आई है, यहां नॉर्मल बना दिया तो ये ई है। हाँ, इस केस में आई और ई इक्वल होगा। लेकिन अगर ऐसा रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और फिर ये इमर्जेंट रे है, यहां पर हमने नॉर्मल बनाया और यहां हमने नॉर्मल बनाया, तो आई और ई इक्वल नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आई और ई इक्वल ना हो, जरूरी नहीं है। ओनली व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे इन द मिडिल इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, जैसे इस केस में ये रिफ्रैक्टेड रे और ये बेस पैरेलल नहीं है, तो जब पैरेलल नहीं है तो आई विल नॉट बी इक्वल टू ई, और जब रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म देन आई विल बी इक्वल टू ई। बट रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में ये हमेशा सेम रहता है, आई एंड ई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई का मतलब इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आई एंड ई आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा, इतनी सारी बातें हमने किया एक ही क्वेश्चन में, बहुत सारे कंसेप्ट्स में तुम लोगों को दे दिया। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट मींस दिस इज आवर आंसर। अच्छा, डी में क्या है, डी को भी पढ़ते हैं, हमें तो आंसर मिल गया है, बट लेट अस रीड डी। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये बात मैंने अभी भी बताया कि रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के, यानी ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर होना चाहिए एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो वी हैव पिक्ड अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and that of glass is 3/2. What is the refractive index of glass with respect to water? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें सिंपल फॉर्मूला जानना है
तो वो फॉर्मूला मैं लिख दूंगा और उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्या गिवन है चिल्ड्रन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास को मैं इधर राइट साइड में लिखूंगा और म्यू के लेफ्ट साइड में मैं लिखूंगा वाटर विथ रेस्पेक्ट टू जो भी मीडियम है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा हुआ तो ग्लास को राइट साइड में। यह इस तरह से इसको लिखा जाता है। सो इसको पढ़ेंगे कैसे? अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, म्यू ग्लास तुम इधर ही लिखो और वाटर को ऊपर में लिखो, ठीक है, ऊपर में लिखो। यहां पे भी लिखा जा सकता है, इस साइड में भी वाटर। तो कई बार हम ऐसे लिखते हैं, कई बार लेफ्ट साइड में ऊपर में वाटर लिखते हैं, और कई बार ये मोस्ट कॉमन है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, सारे नोटेशंस वैलिड है। तो मोस्ट कॉमनली सीन नोटेशन इज दिस, म्यू, यहां हमने ग्लास लिख दिया और राइट साइड में ग्लास लिख दिया और लेफ्ट साइड के ऊपर में हमने वाटर लिख दिया। ये बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। सो हाउ विल यू रीड इट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यानी इस चीज फॉर्मूला क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is equal to refractive index of second medium divided by refractive index of first medium. ये है formula. This is the formula that we have used. This is the formula that we have used. Refractive index of second medium with respect to first medium. Second medium का मतलब है कि refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to the refractive index of medium 2 divided by refractive index of medium 1. तो हमारे केस में इट्स द सेम फॉर्मूला ही है ना, 2 को मैंने ग्लास लिख दिया, 1 को वाटर लिख दिया, और कुछ तो किया नहीं है। अब हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 3/2 और ये डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विच इज 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो 3 3 9 अपॉन 4 2 8 एंड 9/8 इज एन ऑप्शन। हमारा ऑप्शन नंबर सी है 9/8। तो हमारा आंसर हमें मिल गया, वेरी सिंपल। ओके, समटाइम्स इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल, हो सकता है ऑप्शन 9/8 ना होके 1.125 हो, तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 1.125 आएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, हालांकि यहाँ पर फ्रैक्शन में ऑप्शन दिया हुआ है और हमारा 9/8 आ गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following quantities of light does not change on refraction? रिफ्रैक्शन जब होता है, यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो क्या क्या क्वांटिटीज उसका चेंज होता है, क्या क्या चेंज नहीं होता है, दैट यू हैव टू नो। ओके, सपोज यू हैव अ रेयरर मीडियम एंड देन यू हैव अ डेंसर मीडियम, इट कुड बी द अदर वे ऑल्सो, इट कुड बी द डेंसर मीडियम एंड देन द रेयरर मीडियम। ओके, कोई भी केस हो, दोनों के लिए जो मैं बातें अभी बोलूंगा वो वैलिड है, दोनों केसेस। तो लेट अस कंसिडर लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये नॉर्मल बना दिया एंड हेंस इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अच्छी बात है। ये आई हो गया, ये हमारा आर हो गया, ठीक है। तो जो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल किया, क्या क्या चीजें उसकी चेंज हो गई? उसका तो सबसे पहला चीज हमें दिख रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो गया। सर, हर बच्चा बोल लेगा हाँ सर डायरेक्शन चेंज हो गया, उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो इधर बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ, तो डायरेक्शन चेंजेस से सभी को पता है सर। अच्छा, स्पीड ऑल्सो चेंजेस, इसका स्पीड चेंज हो गया। पहले जब रेयरर मीडियम में था तो उसका स्पीड ज्यादा था, डेंसर मीडियम में आया तो उसका स्पीड डिक्रीज हो गया, यानी स्पीड चेंजेस, स्पीड ऑफ दिस लाइट चेंजेस। और क्या चेंज होता है? वेवलेंथ भी चेंज होता है। टेक अ नोट ऑफ दिस, वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। और क्या चेंज होता है? एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाता है। इस लाइट वेव का एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाता है। तो टोटल 4 चीजें चेंज हो जाता है रिफ्रैक्शन से। क्या चेंज नहीं होता है? वो है फ्रीक्वेंसी। लाइट का, जिस लाइट को हमने यहां पर इंसिडेंट किया, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, वो फ्रीक्वेंसी डेंसर मीडियम में भी होगा। तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट वेव, लाइट रे डज नॉट चेंज। तो यही हमें यहां पूछा गया है
कि कौन सा क्वांटिटी डज नॉट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन। स्पीड तो चेंज करता है, वेवलेंथ भी चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, विच डज नॉट चेंज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये एयर दिया हुआ है, ओके, और ये लिक्विड है, ठीक है, और यहां ये एरो है, यानी ये इस एरो, इन एरो से हमें पता चल रहा है कि लाइट रे एयर से लिक्विड में जा रहा है, लाइट रे एयर से लिक्विड में जा रहा है, यानी एयर हमारा फर्स्ट मीडियम है। जिस मीडियम से वो आ रहा है वो फर्स्ट मीडियम, और जिस मीडियम को वो जा रहा है वो सेकंड मीडियम है, एंड लिक्विड हमारा सेकंड मीडियम है। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता करना है कि कौन सा फर्स्ट मीडियम है, कौन सा सेकंड मीडियम है। ठीक है, अगर हमने उल्टा कर दिया, अगर हमने एयर को सेकंड मीडियम मान लिया, लिक्विड को फर्स्ट मीडियम मान लिया, तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट मीडियम वो मीडियम जहां से लाइट रे आ रहा है, तो एयर से आ रहा है, लिक्विड में जा रहा है, तो लिक्विड सेकंड मीडियम है। क्लियर है? अच्छा, हमें निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हमें एंगल्स पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम पता कर सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एकदम कुछ बच्चे बिना सोचे हुए, बिना थोड़ा सा भी बिना वेट किए हुए, आउट ऑफ हरी गलती कर देते हैं। ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करना है। 30 दिखा और तुरंत इसको सोच लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन होता है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। दैट मींस दिस पर्टिकुलर एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट? तो पूरा एंगल तो हमारा 90 है, एंड 90 minus 30 is 60 डिग्रीज। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस I is 60 डिग्रीज, ये हमें पता चल गया चिल्ड्रन। उसके बाद हमारा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम कैसे पता करेंगे? वो हम देखेंगे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ऑलराइट, तो रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल ये वाला एंगल है, ये 60 डिग्री नहीं है, ये तो इंटरफेस और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है। तो 60 और ये पूरा एंगल 90, तो ये 30 होगा ना, 90 minus 60 30, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्रीज। ठीक है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड हमारा सेकंड मीडियम है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी फर्स्ट मीडियम एयर है, फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है। ठीक है, तो हमें स्नेल्स लॉ से पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is equal to sine of angle of incidence in the first medium divided by sine of angle of refraction in the second medium। ये कौन सा लॉ कहता है? ये हमें स्नेल्स लॉ कहता है चिल्ड्रन, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है मैं फिर से बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आई, और ये आई कहां बनेगा? फर्स्ट मीडियम में। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम। और हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी लिक्विड सेकंड मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब यही निकालना है हमें। तो 2 सेकंड मीडियम मतलब 2 इज बेसिकली लिक्विड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही हमें निकालना है। अगर हमें उल्टा निकालना होता तो हम कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर का फॉर्मूला होगा साइन आई, मतलब 60, आई हमारा 60 है, अपॉन साइन आर, आर मतलब 30। तो साइन 60 अपॉन साइन 30, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो हमने इनको डिवाइड करनी है, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कट गया, √3। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए √3 आंसर हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता चिल्ड्रन, अगर हमें निकालना होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड, तो हम क्या करते? यानी रिफ्रैक्टिव एयर हमारा फर्स्ट मीडियम है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अगर ऐसा निकालने के लिए बोलता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम,
तो फिर साइन R अपॉन साइन I हो जाता है, उल्टा, इसका रेसिप्रोकल। तो ये स्नेल्स लॉ का स्नेल्स लॉ, ये भी स्नेल्स लॉ ही है। स्नेल्स लॉ एक्चुअली तो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, लेकिन ये स्नेल्स लॉ से ही आया है कि अगर हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो फिर हम साइन R बाई साइन I करेंगे। यानी ये जो वैल्यू है √3, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। अगर ये क्वेश्चन हमें ऐसा पूछता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो आंसर होता 1 अपॉन √3। लेकिन ये हमें पूछा नहीं है, मैंने तुम लोगों को बस बता दिया कि बाई चांस अगर पूछ दे तो फिर तुम केयरफुल रहना। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following statements with respect to angle of deviation produced by a prism is true? Okay, now what do we mean by angle of deviation? First of all, मैं इधर एक प्रिज्म बनाता हूं। ये क्वेश्चन प्रिज्म का है, यहां लिखा हुआ है ना एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म। तुम पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं और हमें समझना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा एंगल है, कहां बनता है वो भाई। तो प्रिज्म में है और एक मोनोक्रोमैटिक लाइट यहां आकर हिट किया। मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब लाइट ऑफ वन पर्टिकुलर कलर, ऐसा नहीं कि 2-3 कलर का लाइट मिक्स होके आया, नहीं, वन कलर का लाइट, वन सिंगल कलर का लाइट आया, उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट आके इस प्रिज्म में हिट किया। यहां पर हम नॉर्मल बना देते हैं, हमने नॉर्मल बना दिया इधर। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये जो, एक मिनट, अब ये जो लाइट रे है ये बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। ये है ओरिजिनल डायरेक्शन, लेकिन ओरिजिनल तो जाएगा नहीं क्योंकि बेंड करेगा, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। मान लो इतना भर बेंड कर गया, इतना बेंड किया। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच, नॉर्मल और तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओवर हियर, राइट। अच्छा, अब इसको मार्क नहीं करते हैं। अच्छा, यहां पर सेकेंड सरफेस पर फिर रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि अब ये ग्लास से, ये प्रिज्म मान लो ग्लास का प्रिज्म था, ग्लास से एयर में जा रहा है, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, बट दिस टाइम इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले तो इधर नॉर्मल हम बना लेते हैं, दिस इज द नॉर्मल, बना लिया नॉर्मल। नॉर्मल बनाया, नॉर्मल कुछ क्लियरली दिखना चाहिए कि यहाँ सरफेस के साथ 90 डिग्रीज होना चाहिए। ओके, नाउ इट विल बेंड, जाना चाहिए था ऐसे अगर ना बेंडिंग ना होती तो, लेकिन ऐसा जाएगा नहीं, वो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बेंड कर गया, बेंड कर गया। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। तो सबसे पहली चीज तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस ये हो गया, ठीक है। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन हियर? ओके, एंगल ऑफ डेविएशन को बनाने के लिए हमें इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करना होगा। द ओरिजिनल इंसिडेंट रे, उसको हम, उसके डायरेक्शन को हम प्रोड्यूस फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे को हम सामने की तरफ प्रोड्यूस करेंगे एकदम डॉटेड लाइन से, और जो इमर्जेंट रे है उसको बैक प्रोड्यूस करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे इमर्जेंट रे को। और जो एंगल यहां बन रहा है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बनाया? ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे के बीच का एंगल। And how did we get it? By producing the incident ray forward and by back producing the emergent ray. तो जो एंगल बना, that is angle of deviation, उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा। This is the symbol for angle of deviation, डेल्टा। तो कह रहा है कि डेल्टा के बारे में कौन सी बातें यहां पर ट्रू है? Which of the following statements with respect to angle of deviation is true? इस डेल्टा के बारे में कौन सा बात यहां सही है? दैट मीन्स बाकी बातें गलत होंगी, कोई एक बात यहां करेक्ट है। ओके, द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर रेड लाइट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर रेड लाइट। रेड लाइट सबसे कम डेविएट करता है, रेड कलर का लाइट डेविएट्स द लीस्ट। एंड विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स द मोस्ट? वायोलेट। वायोलेट लाइट का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है व्हाइट लाइट में। मैं विजिबल लाइट की बात कर रहा हूं, डेविएट्स द मोस्ट। ओके, जैसे अगर हम विबग्योर बनाते हैं ना, विबग्योर लिखते हैं, विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
तो जो एक्सट्रीम एंड में है रेड, इसका डेविएशन लीस्ट होता है। उससे थोड़ा ज्यादा डेविएशन ऑरेंज में होता है, ऑरेंज से थोड़ा ज्यादा डेविएट येलो लाइट होता है, येलो से थोड़ा ज्यादा डेविएशन ग्रीन में होता है, ग्रीन से थोड़ा ज्यादा डेविएशन ब्लू में होता है, ब्लू से थोड़ा ज्यादा डेविएशन इंडिगो में होता है, और इंडिगो से भी ज्यादा डेविएशन वायोलेट में होता है। यानी वायोलेट में सबसे ज्यादा डेविएशन होता है और रेड कलर लाइट में सबसे कम डेविएशन होता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन आगे कुछ और भी स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकते हैं। लेट अस रीड। द एंगल ऑफ डेविएशन first decreases with increase in angle of incidence, then it reaches a minimum value and then increases with angle of incidence. And this fact is a very very important statement. This is a true statement. सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि एक true statement है, और ये जो fact है ना, ये इतना important fact है, इस पर based previous years बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं आईसीसी में। एक तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, how does angle of deviation depend upon angle of incidence? ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है जिसका आंसर ये पॉइंट नंबर बी है कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन शुरू में तो डिक्रीज करेगा। इस बात को सुनो ध्यान से। एज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल इंक्रीज, एंगल ऑफ डेविएशन विल ग्रेजुअली डिक्रीज। पहले डिक्रीज करेगा, आई इंक्रीज करेगा, लेकिन डेल्टा डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते फिर मैंने थोड़ा आई को इंक्रीज किया, फिर डेल्टा डिक्रीज किया। ऐसे डिक्रीज करते करते इट विल रीच अ मिनिमम वैल्यू। This delta will reach a minimum value, and that minimum value of delta is known as d min. The minimum value of delta is known as d min, delta minimum. और उसके बाद फिर d min रीच करने के बाद फिर जब मैं i को इंक्रीज कर रहा हूं तो फिर डेल्टा अब डिक्रीज नहीं करेगा, अब इंक्रीज करेगा। ये जो बात है इस पर एक ग्राफ बन सकता है, एक ग्राफ बनता है, आईडी कर्व बोलते हैं उसे, एंड दैट आईडी कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईडी कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। एंड जो मैंने अभी बताया कि पहले आई इंक्रीज करेगा तो डेल्टा डिक्रीज करेगा, और एक मिनिमम वैल्यू पहुंचने के बाद फिर डेल्टा फर्दर डिक्रीज नहीं करेगा, आई इंक्रीज करने के साथ साथ डेल्टा भी अब इंक्रीज ही करेगा। दिस इज द थिंग यू हैव टू राइट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म, जो यहां ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट decreases with increase in angle of incidence, then it reaches a minimum value for a particular angle of incidence, and then increases with increase in angle of incidence. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जो ग्राफ बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो आईडी कर्व बोलते हैं इसे। भले हम आईडी बोलते हैं लेकिन आई को हम वाई एक्सिस में नहीं बनाते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। यहां लिखते हैं आईडी, लेकिन आई हम एक्स एक्सिस पे बनाते हैं। एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, एंड यहां पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को बनाएंगे, एंड डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा को हम वाई एक्सिस पे बनाएंगे। तो आई जैसे जैसे इंक्रीज होगा डेल्टा डिक्रीज होगा। दिस इज व्हाट हैपेंस इनिशियली, दैट मींस द डेल्टा विल डिक्रीज, आई विल इंक्रीज, एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट आई इंक्रीज होगा, डेल्टा भी इंक्रीज होगा। दिस इज द ग्राफ। तो ये जो पॉइंट तुम्हें यहां मिला ना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा। इससे नीचे तो डेल्टा गया नहीं, सो दिस इज डी मिन, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, जिसको हम डी मिन बोलते हैं। और डी मिन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज नो स्पेशल नेम, बट यू हैव टू जस्ट मार्क दैट इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये हमें डी मिन मिला। Alright, so this graph is a very important curve. It is known as ID curve. ये curve भी previous year exams में पूछा जा चुका है। इस बात के साथ साथ कि how does angle of deviation depend upon angle of incidence? Draw a curve, ID curve to show this variation. और ये curve तुम्हें बनाना है। तो हमने तो ये second statement भी हमारा true है, यानी both statements A and B are true, तो हमारा option number C correct होगा, क्योंकि हमारा दोनों statements A भी correct है, B भी correct है। राइट, सबको समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म द लाइट रे सफर्स रिफ्रैक्शन ओनली एट वन फेस ऑफ द प्रिज्म, इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, बेंड्स एट बोथ सर्फेसेस ऑफ द प्रिज्म टुवर्ड्स द बेस,
bends at both surface of the prism opposite to the base. तो बात क्या है, क्वेश्चन किस डायग्राम के बारे में हमें पूछ रहा है, किस फिनोमिनन के बारे में पूछ रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। जब एक प्रिज्म से लाइट रे रिफ्रैक्ट होता है तो पहले तो हम इस डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है, तब हमें यह समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक प्रिज्म हमने बना लिया और एक मोनोक्रोमैटिक लाइट रे आया, ओके, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। ये डायग्राम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। फिर से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया। दूसरी बार ये टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं बेंड कर रहा है, क्योंकि इस बार वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहा है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ तभी ये इस तरह से बेंड हुआ, इजंट इट? जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया था, फर्स्ट टाइम वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया और दूसरी बार वो नॉर्मल से अवे बेंड किया। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता तो फिर वो ऊपर की तरफ जाता, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एयर से ग्लास में आया और सेकेंड टाइम इधर वो ग्लास से एयर में जा रहा है। अच्छा, तो दोनों टाइम जब रिफ्रैक्शन हुआ, दोनों फेसेस में जब रिफ्रैक्शन हुआ, फेसेस मतलब सपोज AB is one face of the prism and AC is another face of the prism. Are you getting my point? This AB is one face of the prism and this AC is another face of the prism. इन दोनों फेसेस में जब रिफ्रैक्शन हुआ, you see that the refracted ray is bending, the light ray is bending towards the base. This is the base of the prism. This BC is the base of the prism. तो लाइट रे यहां जब बेंड किया, ये तो BC के तरफ बेंड किया, ऐसा तो नहीं कि BC के अवे बेंड कर गया, BC से दूर नहीं बेंड किया, BC के टुवर्ड्स। ये तो ओरिजिनल डायरेक्शन था, तो ये बेंड ऐसे भी बेंड कर सकता था, ऐसे भी बेंड कर सकता था। तो इसने कैसा रास्ता चूज किया बेंड करने के लिए? टुवर्ड्स द बेस। और यहां पर भी जब फिर से बेंडिंग हुआ, फिर से ये लाइट रे बेस के तरफ ही बेंड किया, बेस से अवे बेंड नहीं किया। तो दोनों फेसेस में इट बेंड्स, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द बेस। तो देखो यहां पर इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म द लाइट रे बेंड्स एट बोथ द सर्फेसेस, दोनों सर्फेसेस में बेंड किया ऑफ द प्रिज्म टुवर्ड्स इट्स बेस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, क्योंकि लिखा हुआ है बेंड्स एट बोथ ऑफ द फेसेस ऑफ द प्रिज्म ऑपोजिट टू द बेस। नहीं, ऑपोजिट टू द बेस नहीं, टुवर्ड्स द बेस। दोनों तरफ टुवर्ड्स द बेस ही बेंड कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि किसी एक तरफ टुवर्ड्स द बेस और किसी दूसरे तरफ ऑपोजिट टू द बेस, ऐसा भी नहीं, दोनों फेसेस पर टुवर्ड्स द बेस। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं है। अब ए और बी भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? सफर्स द लाइट रे सफर्स रिफ्रैक्शन ओनली एट वन फेस ऑफ द प्रिज्म। बिल्कुल भी नहीं, दोनों फेसेस में AB पर भी एंड AC पर भी रिफ्रैक्शन हुआ, सिर्फ एक फेस पर नहीं हुआ। तो यहां लिख रहा है कि रिफ्रैक्शन विल हैपन एट ओनली वन फेस ऑफ द प्रिज्म, जो कि गलत है। तो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी क्यों गलत है? द लाइट रे इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। क्या इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल है? नहीं। ये कहां पैरेलल होता है? ये रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में पैरेलल होता है, जो कि मैंने यहां बताया था। रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक के लिए वो ऑप्शन करेक्ट है, दैट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। हाँ, उस केस में अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक के लिए पूछता तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन ये ऑप्शन हमारा प्रिज्म के लिए पूछा है। प्रिज्म में इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे दे आर नॉट पैरेलल, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, यानी विच इज आवर करेक्ट ऑप्शन चिल्ड्रन? ओनली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट? आई होप देयर इज नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 9 कहता है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ रेयरर मीडियम व्हेन सीन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम appears to be farther than its real distance, appears to be nearer than its real distance, appears to be at its real position, or none of the above, none of these। देखो सबसे पहली चीज है ना, यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स की हमें जरूरत है, उन कॉन्सेप्ट्स को पहले हम पढ़ेंगे। दो कॉन्सेप्ट है, दो डायग्राम तुम्हें जानना है। एक जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम एंड सीन फ्रॉम डेंसर मीडियम, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम एंड सीन फ्रॉम रेयरर मीडियम। ठीक है, दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम रखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, एंड सीन फ्रॉम रेयरर मीडियम, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है।
क्वेश्चन में इसका उल्टा पूछा गया है, और क्वेश्चन में है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम एंड सीन फ्रॉम डेंसर मीडियम, और मैं अभी करा रहा हूं तुम्हें, मैं अभी पहले ये तुम्हें सिखा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम एंड सीन फ्रॉम रेयरर मीडियम। एक एग्जांपल के लिए कोई भी हम डेंसर मीडियम ले लेते हैं, जैसे एक कंटेनर है और उसके यहां पर नीचे तुमने कॉइन रख दिया है, पानी भरा है, दिस इज वाटर, वाटर एंड वाटर थ्रो के एकदम बेस पर तुमने कॉइन रख दिया है, एंड इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप, इस कॉइन को देख रहे हो, तो तुम्हें लगेगा कि कॉइन एक्चुअली रेज्ड अपवर्ड्स है, तुम्हें लगेगा कि कॉइन ऊपर की तरफ आ गया है। ये कई बार हम इस चीज को प्रैक्टिकली भी तुम लोग देखे होगे। ओके, पेंसिल को अगर रखते हो तो लगेगा कि पेंसिल यहां पर ऊपर की तरफ आ गया, मतलब लगेगा कि पेंसिल बेंड हो गया है। पेंसिल को कभी ऐसे पानी में डाल के देखो, लगेगा ना कि पेंसिल बेंड हो गया, ब्रेक हो गया, वहां से टूट गया है, बिकॉज इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर अगर तुम देख कहां से रहे हो, रेयरर मीडियम से देख रहे हो, क्योंकि बाहर एयर है, तुम एयर में तुम्हारी आंखें हैं, तो ऑब्जर्वर इज इन द रेयरर मीडियम एंड द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड इट इज इन द डेंसर मीडियम। वाटर इज डेंसर इन कंपैरिजन टू एयर। तो जब भी ऐसा हो, तो जब द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी रेज्ड अपवर्ड्स, तो लगेगा क्या कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज आ गया है। इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो जिसको हम देख रहे हैं, इस कॉइन को, वो लगेगा कि वो मेरे और क्लोज आ गया है, ऊपर आ गया ना, इसके आंखों के क्लोज आ गया है। तो यहां पर होगा द ऑब्जेक्ट, हालांकि क्लोज वास्तव में नहीं आता, इट अपीयर्स टू हैव कम क्लोज, एपरेंट शिफ्ट हुआ है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज शिफ्ट। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इट अपीयर्स टू हैव, appears to be nearer than its real distance, अपने रियल डिस्टेंस के नियरर लगता है कि पास आ गया है। इसका उल्टा होता है जब हम डेंसर मीडियम से देख रहे हैं और रेयरर मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी उल्टा होगा, मतलब कि अगर ऐसा है, ऑब्जेक्ट इन rarer medium and seen from denser medium, इसका उल्टा होगा, क्या होगा, द ऑब्जेक्ट, अभी हमने रे डायग्राम्स नहीं किया, इन दोनों का मैं रे डायग्राम्स बताऊंगा अभी सिर्फ मैं फैक्ट को बता रहा हूं। द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एट अ फार्दर डिस्टेंस than its real distance, तब लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट दूर चला गया है। जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो और देख रहे हैं डेंसर मीडियम से, जैसे मान लो एक स्विमिंग पूल है, कोई बंदा यहां स्विम कर रहा है पानी के नीचे, दिस इज वाटर, और यहां वो स्विम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी आंखें, और यहां इस आंख से ऊपर की तरफ देख रहा है, यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है। So he is in the denser medium and जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है वो रेयरर मीडियम में, तो उसको लगेगा कि ये उससे दूर चला गया है, इसका इमेज यहां बनेगा, इस एक्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा, दूर बनेगा, तो उसको लगेगा कि द ऑब्जेक्ट हैज गॉन फार अवे फ्रॉम इट, फार्दर डिस्टेंस देन इट्स रियल डिस्टेंस। उल्टा, तो समझ में आ रहा है ना, दोनों में डिफरेंस है। किस केस में लगेगा कि ऑब्जेक्ट पास आ गया, किस केस में लगेगा कि ऑब्जेक्ट दूर में आ गया, समझ में आ गया। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है when the object is placed in rarer medium and seen from denser medium, यानी ये स्विमिंग वाला केस, ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में, देख रहे हैं हम डेंसर मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट विल बी फार्दर, इट विल अपीयर टू बी फार्दर देन इट्स रियल डिस्टेंस, यानी इसका होगा आंसर ऑप्शन ए। लेकिन अभी तक मैंने रे डायग्राम्स नहीं बताया, तो अभी मैं इनका रे डायग्राम्स बताऊंगा कि क्यों ऐसा लगता है, इमेज कहां बन रहा है सर, इमेज फॉर्मेशन तो हमें बताइए सर। तो सबसे पहले मैं ये केस को करता हूं, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम एंड सीन फ्रॉम रेयरर मीडियम। इन डायग्राम्स को कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है बताओ, जब ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में है और देख रहे हैं हम रेयरर मीडियम से।
तो वो वाटर ट्रो वाला बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर एक वाटर ट्रो ले लिया हमने, एक ओके पानी से भर दिया। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हम 2 लाइट रेज शो करेंगे, मिनिमम 2। यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रहा है, लेकिन कोई भी 2 लाइट रेज से हम इमेज को हम बता सकते हैं। एक लाइट रे बनाओ जो कि वर्टिकली ऊपर जा रहा है और वो बिना डेविएशन से पास कर जाएगा, क्योंकि जो लाइट रे एकदम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी 0 होती है, नॉर्मल के साथ जो जा रहा है वो बेंडिंग, उसकी डेविएशन होती नहीं है। ओके, अभी अभी वो बताया भी था। दूसरा एक लाइट रे बनाओ जो ऑब्लिकली गिर रहा है एंड फिर ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर, डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो ये नॉर्मल हमने बना दिया यहां पर, और ये नॉर्मल से देखो लाइट रे ऐसे बेंड कर गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया, है ना, यहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया। तो क्या करोगे, अब यहां से कोई बंदा देख रहा है, आई बनाना जरूरी है, और उसको लगेगा कि ये लाइट रे इस पॉइंट से आया है, इस पॉइंट से आया है, इसको बैक ट्रेस करना। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्चुअली ओ, उसका इमेज यहां दिखेगा आई। तो क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, द ऑब्जेक्ट हैज कम क्लोजर, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज शिफ्ट। दिस इज द डायग्राम। तो इमेज बना यहां पर, तो रे डायग्राम ये बनेगा, ठीक है, आएगा तो सब बना लोगे, बहुत सिंपल है। डोंट फॉरगेट दीज एरो हेड्स। अब हम वो डायग्राम करेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट in rarer medium and seen from denser medium। इस केस में हम फिगर बनाते हैं। हमारा ये इंटरफेस है, यहां पर हमारा है रेयरर मीडियम, हो सकता है एयर हो, और यहां हमारा डेंसर मीडियम है, हो सकता है वाटर हो। ओके, ऑब्जेक्ट को हमने रखा रेयरर मीडियम में, यहां पर ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। लाइट रे बनाएंगे बिल्कुल सेम, जैसे यहां पर भी हमने वही किया ना, पहले ऑब्जेक्ट बनाया और 2 लाइट रेज निकाला, एक वर्टिकली और एक ऑब्लिक इंसिडेंस में। तो इस ऑब्जेक्ट से हम 2 लाइट रेज निकालेंगे, एक वर्टिकली, तो वर्टिकली जो जाएगा वो तो बिना डेविएशन का डेंसर मीडियम में एंटर कर जाएगा, बिना डेविएशन का। बना लिया, कुछ नहीं है, हलवा है ना, हलवा सेम। दूसरा हम उसी पॉइंट से एक ऑब्लिक इंसिडेंट रे करेंगे। ओके, ऑब्लिक जो कि ऐसा कर देते हैं, जो कि अब बेंड करेगा कहां पे, या नॉर्मल में बना दिया, जो बेंड करेगा डेंसर है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड करेगा, ऐसे, ठीक है। अब यहां से कोई देख रहा है, डेंसर मीडियम से देखा जा रहा है ना, तो ऑब्जर्वर का आई डेंसर मीडियम में है, तो उसको लगेगा कि ये लाइट रे कहां से आया है, ओ से आया है, ऐसा नहीं लगेगा। जैसे इधर भी ये लाइट रे को बैक ट्रेस किया गया, तो जहां पर मीट किया वहां से आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ना नीचे बनाता हूं, स्पेस चाहिए मुझे, आई नीड स्पेस। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको बैक ट्रेस करेंगे, इस लाइट रे को हम बैक ट्रेस करेंगे। कर दिया बैक ट्रेस, एक मिनट, ऐसे बैक ट्रेस करेंगे और इसको भी बैक ट्रेस करेंगे। कहां मिल रहा है ये दोनों, इस पॉइंट पर मिल रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है, यहां पर इमेज बनेगा। और यहां पर इनको डॉटेड लाइन से हमें शो करना चाहिए, बिकॉज दीज आर नॉट एक्चुअल रेज। इनको हमने इमेजिनरी लाइन से बैक ट्रेस किया, तो हमने इनको वर्चुअली यहां मीट कराया। बेसिकली दीज आर वर्चुअल इमेजेस। तो यहां पर हमारा इमेज बना, तो ऑब्जेक्ट से दूर चला गया इमेज, इजंट इट। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये दूर चला गया है, ऑब्जेक्ट मेरे से दूर चला गया। हालांकि ऑब्जेक्ट दूर नहीं गया है, वो तो इमेज उसको वहां दिख रहा है, लेकिन उसको फील होगा क्या, ही विल फील दैट द ऑब्जेक्ट हैज गॉन फार अवे फ्रॉम हिम। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये जो बातें मैंने अभी बताया कि जब रेयरर मीडियम में हो ऑब्जेक्ट और देख रहे हैं उसे डेंसर मीडियम में, तो लगेगा कि ऑब्जेक्ट हैज गॉन फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और इसका उल्टा होगा जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे डेंसर मीडियम में और देखेंगे हम रेयरर मीडियम में, तब हमें क्लोजर नजर आएगा। चलो, अब इस क्वेश्चन में को हम लोग समझ लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द शिफ्ट फॉर विच कलर ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ओके, जैसे मैंने बताया था कि रेड कलर के लिए डेविएशन मिनिमम होता है, रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट, अभी बताया था। और
वायलेट में डेविएशन मैक्सिमम होता है, तो रेड के लिए शिफ्ट भी मिनिमम होता है, इस चीज को समझ लो। और वायलेट के लिए डेविएशन भी मैक्सिमम एंड शिफ्ट भी मैक्सिमम। तो विच कलर के, फॉर विच कलर द शिफ्ट इज मैक्सिमम, कौन सा आंसर होगा? वायोलेट, ऑप्शन सी। So this is the next question. Which of the following relations between critical angle and the refractive index is true? So we have been given 4 different options. Here you can see there is a C, angle C. The C is the critical angle and mu is refractive index. So what is the correct relation between C and refractive index? We have to find it out. Okay, now before I actually tell you the answer, let me discuss the meaning of this critical angle. What do we mean by critical angle? And at the same time, I'll also explain a topic, total internal reflection, which is associated with this particular question only, with this particular angle only. ठीक है, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि कोई एक क्वेश्चन है, उसके साथ जितनी भी दूसरी चीजें लिंक्ड है ना, मैं वो सारी चीजें भी बताते जाऊंगा, so that everything is completed that you need to practice from this chapter. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि critical angle क्या होता है. Okay, let us consider a light ray which is passing from denser medium to a rarer medium. Let's say this is denser medium and here we have a rarer medium. Maybe the denser medium is water, rarer medium is air, or denser medium is glass, rarer medium is air. कुछ भी हो सकता है, any denser medium, any rarer medium. अच्छा, let us consider a light ray which is passing from denser medium and going towards rarer medium. दिख रहा है तुम्हें? ये लाइट रे है, इसका नाम है AB. ओके, अच्छा, अब ये AB क्या होगा? मैं इधर एक नॉर्मल बना लेता हूं. तो this light ray when it will reach the rarer medium will bend away from the normal. ये तो जानते हो, away from the normal bend करेगा, तो कुछ ऐसे away from the normal bend कर गया. Now let us increase the angle of incidence. यहां पर ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जान रहे हो ना? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. अच्छा, अभी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर देता हूं कुछ ऐसे. देखो, अभी मैं ग्रीन कलर का लाइट रे बनाया, मतलब वही सेम लाइट रे है, मैं बस अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं, सो दैट थिंग इज क्लियर, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. मैंने अब इसी लाइट रे को थोड़ा ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस से गिराया है. यू सी, नाउ आई हैव इंक्रीज्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा. द लाइट रे विल बेंड मोर. ओके, ये ज्यादा, अभी देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी इतना ज्यादा हो गया. अभी मैं और ज्यादा इंक्रीज करता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और ज्यादा, तो एक समय ऐसा आएगा कि इंक्रीज मैंने ऐसा किया, तो ये हमारा आई है, अभी ये हमारा आई है, अभी इतना ज्यादा इंक्रीज किया कि ये कितना ज्यादा बेंड कर गया, सो दैट इट इज along the interface मतलब the surface separating the two media. देखो मैं थोड़ा सा मोटा करके बनाया हूं so that you can see it. उसके ऊपर ये रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है ज्यादा, मतलब जितना जैसे जैसे मैं I को इंक्रीज किया, R भी इंक्रीज हो रहा है, और एक समय ऐसा आया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया कितना, दिस 90 डिग्री. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया नॉर्मल के साथ 90 डिग्री, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, दोनों के बीच हो गया एंगल 90 डिग्री. तो वो जो इंसिडेंट रे जिसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तो उस इंसिडेंट एंगल को, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the corresponding critical angle is for which the corresponding angle of refraction is 90 degree, that angle of incidence is known as critical angle. I will repeat once again. वो angle of incidence, that particular I जिसका angle of refraction 90 degree हो, तो वो angle of incidence को हम critical angle for that given pair of media बोलते हैं, critical angle. तो देख रहे हो, अभी अगर हम इस मतलब ये जो आई, हम ब्लैक कलर से जो मैंने आई को लिखा है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल है और उसको हम सी से डिनोट करते हैं.
मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक स्पेशल केस है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एक दिस इज अ स्पेशल नेम गिवन टू दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? अच्छा, अगर अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, जैसे मैं अभी एक यहां बना रहा हूं कि अभी एक नया लाइट रे बनाया जो जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अब देखो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, दिस एंगल इज नाउ मोर देन द क्रिटिकल एंगल इटसेल्फ, तो फिर क्या होगा? लाइट रे अब तो बेंड और ज्यादा बेंड होगा। बेंड होते होते अभी तो इंटरफेस के ऊपर से जा रहा है, अभी तो सरफेस के ऊपर से जा रहा है, और अभी क्या होगा कि ये इस तरह से बेंड हो जाएगा, और ज्यादा बेंड हो गया, और ज्यादा बेंड हो गया, और ज्यादा झुक गया। तो दिस इज द इंसिडेंट रे, और वही रे अब ऐसे जा रहा है। लेट मी इरेज ऑफ द अदर रेज। बाकी सारे रेज को मैं अभी अब डिलीट कर देता हूं, तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए फिगर की, और सिर्फ अभी जो मैंने रे बनाया है उसी को देखो, उसी को ध्यान से देखो। नॉर्मल को मैं बना लेता हूं, दिस इज द नॉर्मल। अगर ध्यान से देखो तो यहां पर ये जो लाइट रे आया ए बी, और ये लाइट रे इस सरफेस पर टच किया, और एज अ बी सी इट मूव्ड फर्दर। क्या वो रेयरर मीडियम में गया? गया ही नहीं। दैट मीन्स दिस इज नो लॉन्गर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? इट मूव्स टू अ डिफरेंट मीडियम, द लाइट रे विल चेंज इट्स मीडियम। लेकिन यहां तो मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे लाइट रे हिट किया बी को और वापस से उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गया। ध्यान से देखो, जिस मीडियम में ए बी है उसी मीडियम में बी सी भी है। द लाइट रे जस्ट hit point B and then it got reflected back, bounced back, यानी यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस इज नॉट रिफ्रैक्शन, इट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन होते होते एक समय ऐसा आया कि हमने आई को इतना इंक्रीज कर दिया कि अब रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन होने लगे, एंड इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल reflection. This is not a normal reflection that happens in a plane mirror. It's a very strong kind of reflection. इसका नाम है total internal reflection. और ये total internal reflection कब हुआ चिल्ड्रन? कब हुआ? जब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तब। It is a mandatory कंडीशन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तभी होगा। जैसे क्रिटिकल एंगल जब था तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। अभी अभी मैंने बताया था क्रिटिकल एंगल जब था एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे मान लेते ये फिगर, ये इस फिगर को देखो, अब देखो इसी को समराइज करते हैं। नॉर्मल बना दिया, ये लाइट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। अगर ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल है चिल्ड्रन, तो इसका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के ऊपर से जाएगा कुछ इस तरह से, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के ऊपर से गया, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बुलाते हैं। अब अगर इससे ज्यादा हम एंगल लेकर लाइट रे को इंसिडेंट करें तो क्या होगा? तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इट विल नॉट रिफ्रैक्ट। अब यह रिफ्लेक्शन हो गया, जिसमें ये कंडीशन रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो वैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन नहीं है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, not less than critical angle and not even equal to critical angle. Total internal reflection होने के लिए in angle of incidence should be greater than critical angle. और दूसरा कंडीशन क्या है कि light rays should be passing from denser to rarer medium. ये जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया, ध्यान रखना मैंने शुरू में बोला था लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तभी ये फिनोमिनन होगा। तो लाइट रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड नॉट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछता है, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन तुम्हें स्टेटमेंट में लिखना है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दैट गिवन पेयर ऑफ मीडिया। सेकेंड पॉइंट तुम्हें लिखना है दैट द लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रहा है तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इतनी सारी बातें तो हमने कर लिया, और जो हमारा क्वेश्चन 11 को करने से पहले हम क्वेश्चन 12 को कर लेते हैं। जो क्वेश्चन 12 है उसको हम अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ा रिगार्डिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उससे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक चीज तुम्हें बता दूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होता है। मैंने अभी भी बताया था कि दिस रिफ्लेक्शन इज नॉट अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन दैट वी ऑपरेट इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में तो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन उससे भी अच्छा स्ट्रॉन्गर रिफ्लेक्शन एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है, उसकी जो इमेज बनेगी दैट विल बी मच ब्राइटर देन मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा, और उससे जो इमेज बनेगी उसके तुलना में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो इमेज बनता है वो ज्यादा ब्राइट होता है इन कंपैरिजन टू प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन से जो इमेज बने। बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, हालांकि प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन में लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो इतनी सारी बातें हमने डिस्कस किया। नाउ लेट अस सी ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। For total internal reflection, the light ray must travel from rarer to denser medium, जो कि गलत है। मैंने अभी भी बताया कि for total internal reflection, the light ray must travel from denser to rarer medium। तो ये हमारा incorrect statement है, यानी यही हमारा आंसर है, बिकॉज हमें incorrect statement को पिकअप करना है। तो ये हमारा आंसर तो है, लेकिन हम और बाकी सारे ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो पढ़ना जरूरी है। डोंट जस्ट फाइंड वन ऑफ द ऑप्शंस एज एन आंसर एंड जस्ट टिक इट, बिकॉज हो सकता है कि कोई दूसरा भी हमारा आंसर हो और कोई एक ऑप्शन ऐसा हो कि बोथ ए एंड सी ऐसा ऑप्शन हो। तो इसलिए हमें सारे ऑप्शंस पढ़ना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए करेक्टली। सारे ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए, समझना भी चाहिए। सेकेंड है, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल। ये बात हमने अभी भी पढ़ा, एंड दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, एंड so this is not our answer. We have to pick up the incorrect statement, right? तो ये correct statement है कि I अगर greater than critical angle होगा तभी total internal reflection होगा। ये हमने अभी भी पढ़ा, ये हमारा आंसर नहीं है। The image produced due to total internal reflection is brighter than the image produced due to reflection from plane mirror। ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि plane mirror में जो इमेज बनेगा वो कम ब्राइट होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनेगा। स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, which is the first option, जो हमारा आंसर है। ठीक है, now let us proceed with question 11. Which of the following relations between critical angle and refractive index is true? So let us draw the diagram for critical angle. Let us say we have a denser medium. This is the denser medium, and we have a rarer medium. Okay, now let the rarer medium be air. To derive this formula, actually we have to consider that the rarer medium is air, and denser medium को हम m से denote करेंगे। m stands for any medium and air is the rarer medium। ठीक है, अच्छा, अब हम एक लाइट रे जो जा रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, जिसके वजह से सो I इज इक्वल टू सी हमने लिख दिया, I इज इक्वल टू सी, एंड I इज इक्वल टू सी है तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्रीज होगा। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज। क्लियर है? आवर फर्स्ट मीडियम इज दिस डेंसर मीडियम, क्योंकि फर्स्ट मीडियम से वो सेकेंड मीडियम की तरफ जा रहा है, तो रेयर मीडियम एयर इज आवर सेकेंड मीडियम। ओके, अब ये फॉर्मूला को हम डिराइव कैसे करेंगे, म्यू और सी के बीच का रिलेशन, तो हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ, अभी थोड़ी देर पहले किसी एक क्वेश्चन में हमने स्नेल्स लॉ को डिस्कस भी किया था। तो स्नेल्स लॉ टेल्स अस दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, हमारे इस केस में आई का वैल्यू है सी और आर का वैल्यू है 90 डिग्रीज। दिख रहा है, आई इज सी, आर इज 90 डिग्रीज। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज साइन आई अपॉन साइन आर। इसी को हम रेसिप्रोकेट कर दें दोनों साइड, तो स्नेल्स लॉ का इक्वेशन बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। दोनों साइड हमने रेसिप्रोकेट कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज साइन आर अपॉन साइन आई। इस बात को भी हमने थोड़ी देर पहले उस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, isn't it? अच्छा, हमारा अब वन के जगह हम क्या लिखेंगे? विच इज आवर फर्स्ट मीडियम? आवर फर्स्ट मीडियम इज द मीडियम m, द डेंसर मीडियम, उसको हम m से डिनोट कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, एंड यहाँ टू मतलब सेकेंड मीडियम, विच इज आवर सेकेंड मीडियम? सेकेंड मीडियम इज आवर एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको वैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन आर। आर हमारा कितना है? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री अपॉन साइन आई, आई कितना है? सी, साइन सी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसको हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोल सकते हैं। एयर अगर है तो एयर और वैक्यूम का हम लिखते नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो तो उसे हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोल सकते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोलते हैं। ओके, इज इक्वल टू साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और नीचे हमारा साइन सी है, तो हमारा आ गया ना भाई साहब, हमारा आ गया ना। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन देखो, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। इस ऑप्शन में म्यू एम नहीं लिखा गया है, उसको सिंपली म्यू लिखा गया है। मतलब मीनिंग तो समझ में आ रहा है कि म्यू बोलो चाहे म्यू एम बोलो, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, हमारा ये आया है, हम ऐसे तो बोल सकते हैं इसको, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एम, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसी का है। साइन सी को सब्जेक्ट बना दो तो 1 अपॉन म्यू एम, ये फर्स्ट ऑप्शन में है। साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। राइट, क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने 11, 12 तो हमने ऑलरेडी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम AB is an incident ray for which the path of the ray till it emerges out of the prism is shown below. What is the angle of deviation produced? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें तुम्हें बताया था एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म होता क्या है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा फिगर था, ये रिफ्रैक्टेड रे है और फाइनली इमर्जेंट रे है। तो मैंने बताया था क्या एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। हाउ डू वी गेट इट? इनिशियल इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करेंगे आगे और फाइनल इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस करेंगे पीछे। उनके बीच का जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर भी हम वही काम करेंगे। इनिशियल इंसिडेंट रे जो है हमारा ये रे, इनिशियल इंसिडेंट रे, उसको हमने आगे प्रोड्यूस किया, और जो हमारा फाइनल इमर्जेंट रे है उसको तो हमें पीछे प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ एंगल ऑलरेडी बन रहा है उनके बीच का एंगल। तो the angle formed between the original incident ray and the final emergent ray in this case is 90 degree and this is the angle of deviation. इसी को तो एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो इस केस में हमारा एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है which is equal to 90 degrees। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। हमने इस फिगर में भी एंगल ऑफ डेविएशन जैसे निकाला, यहां भी वैसे ही निकाला। क्या किया? इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस फॉरवर्ड किया, इमर्जेंट रे को पीछे प्रोड्यूस किया, तो जहां पर मीट किया वहां पर जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। इस केस में भी वही किया, हमें एंगल ऑफ इमर्जेंट रे को हमें पीछे प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वो मीट कर रहा है जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस किया। तो जो एंगल बना वो एंगल ऑफ डेविएशन है विच इज 90 डिग्री इन दिस केस। वेरी सिंपल, मुझे लगता है बहुत सिंपल है चिल्ड्रन। तो इसका आंसर ए है। What is the cause of refraction of light? Light जो रिफ्रैक्ट होता है, बेंड होता है, उसका कॉज है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इज बेसिकली द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द कॉज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये डी ऑप्शन होगा, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना है। So now the next question, question number 15. A small air bubble in a glass block when seen from above appears to be raised because of.
अच्छा, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, शिफ्ट पर बेस्ड, ये मैंने समझाया था तुम लोगों को, ये वाला देखो, कि जब हमने डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई कॉइन रख दिया, तो वो अपियर्स टू बी रेज्ड, ऐसा लग रहा है कि ऊपर उठ गया है, शिफ्ट ऊपर हो, ऊपर हुआ है, शिफ्ट हुआ है। और ये भी मैंने बताया था कि जब हम डेंसर मीडियम से देखते हैं ऑब्जेक्ट को जो रेयरर मीडियम में रखा हुआ है, तब वो उसमें भी शिफ्ट होता है, लेकिन ऐसा शिफ्ट होता है जैसे लगता है कि वो दूर चला गया। दोनों का रे डायग्राम्स मैंने एक्सप्लेन किया। तो द थिंग इज, यहां पर किस फिनोमिनन की वजह से ये शिफ्ट हो रहा है, व्हाई इट अपीयर्स टू बी शिफ्टेड, यहां पर ये लाइट रे बेंड हो रहा है ना, उस बेंडिंग के वजह से यहां इमेज बन रहा है, यानी रिफ्रैक्शन इज द कॉज फॉर दिस शिफ्ट। इस शिफ्ट का कॉज क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी जो क्वेश्चन यहां पूछा गया है, दिस इज द सेम क्वेश्चन कि स्मॉल बबल, एयर बबल की बात कर रहा है, हमने कॉइन को लेकर एक्सप्लेन किया था उस फिगर में, यहाँ छोटा सा एयर बबल की बात कर रहा है, अ स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास ब्लॉक, व्हेन सीन फ्रॉम अबव इट अपीयर्स टू बी रेज्ड। एक ग्लास ब्लॉक है और इस ग्लास ब्लॉक में कहीं छोटा सा एयर बबल अंदर में रह गया होगा, जब इसको बनाया जा रहा है तो अंदर में कहीं एयर बबल छोटा सा रह गया है, उसको जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है कि एयर बबल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। द रीजन इज सेम, व्हाट इज इट? रिफ्रैक्शन ऑफ, द रीजन इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी हमने जो चैप्टर 4 है हमारा फिजिक्स का, विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस, उसके हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। और ये वीडियो बहुत ही जल्द, मोस्ट प्रोबेबली कल ही मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। इस चैप्टर को भी हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से बिल्कुल आज जिस तरह से हमने जिस इस चैप्टर को कंप्लीट, इस लेंस वाले चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग।